स्टार्ट। महोदय, पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में एक उत्साहजनक जागरूकता देखने को मिल रही है। जैसे जैसे हम अपने विकास का खाका बनाने लगे हैं, वैसे वैसे यह बात अनुभव की जाने लगी है कि वह अपने बूते पर खड़ा रह सके और पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त हो। अपने देश की जनता के प्रति हमारा यह दायित्व है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करें अपने प्रयासों द्वारा, और यदि आवश्यक हो तो विदेशी टेक्नोलॉजियों का उपयोग करके हमें पर्यावरण के विनाश की समस्याओं को हल करने की चेष्टा करनी चाहिए। असल में तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत इस दिशा में पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक जिन टेक्नोलॉजियों का प्रयोग किया है वे विनाशकारी रहीं और उन्हें तुरंत छोड़ देने की आवश्यकता है। वे भी नई टेक्नोलॉजियों की खोज कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे बहुत पीछे नहीं हैं। कमोबेश हम उनके साथ साथ ही हैं, इसलिए हम सबके लिए, अन्य देशों के लिए भी और हमारे देश के लिए भी यह संभव होगा कि हम मिलकर समूचे विश्व के लिए, इस ग्रह के लिए अपना योगदान दें, ताकि मिलजुल कर सहयोग से हम वातावरण की रक्षा के उपाय ढूंढ सकें। ब्राज़ील में 2 वर्ष पहले हुए विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन में जिस कार्यसूची 21 को हमने स्वीकार किया था, वह इस बात का अच्छा उदाहरण है और मुझे विश्वास है कि इस कार्यसूची के अनुसार काम किया जा रहा है। यद्यपि कोई भी काम बिना कठिनाई से भरा नहीं होता, विशेषकर जब इसे जटिल विश्व में एक जटिल स्थिति में लागू करना पड़े। परंतु मुझे विश्वास है कि स्थिति आशाजनक है और यह आशा बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक विश्व के पर्यावरण के भविष्य का सवाल है, वह पहले जैसा अंधकार में नहीं रहा। ऐसी टेक्नोलॉजियों को अपनाना संभव होगा जिनसे पर्यावरण के बेहतर स्तर कायम हो सकें, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण मिल सके और व्यर्थ पड़ी चीज़ों की बेहतर व्यवस्था हो सके। पहल करने के ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे पर्यावरण को होने वाले खतरे को रोका जा सका है और लागत की दृष्टि से भी वे प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं। इस बड़े चिंतनीय विषय पर विचार करते समय हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। जिस देश ने भी इस दिशा में चेष्टा की है, यह उनके लिए बड़ा दुष्कर कार्य सिद्ध हुआ है। मुझे इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है और राजनीतिक दृष्टि से भी इस मार्ग का चुनाव करना एक कठिन कार्य था। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेज़ों ने जो शिक्षा पद्धति आरंभ की, वह विशेषकर अपने राज को आसानी से और सुविधा के साथ चलाने के लिए जारी की थी। उसके साथ साथ उनके दिल और दिमाग में भी यह विचारधारा काम कर रही थी
कि यहाँ की संस्कृति और साहित्य में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वे अपनी संस्कृति, साहित्य इत्यादि की अपेक्षा की जा सके अथवा जिनको वे बनाए रखना उचित समझें। धीरे धीरे उनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ, पर मूल रूप से नहीं। और इसी बीच यूरोप में विज्ञान की जो प्रगति हुई वह इस देश में उनकी भाषा के द्वारा ही प्रसारित हो सकती थी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि शासन की सुविधा और अपनी भाषा तथा संस्कृति के प्रति श्रद्धा के कारण उन्होंने इस पद्धति को जारी रखा और इसको अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कई पीढ़ियों ने जो शिक्षा पाई इसी पद्धति से पाई। उसके लिए हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस प्रकार शांतिपूर्वक हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ उसमें यह अनिवार्य था कि स्वराज्य के साथ साथ वह शासन पद्धति, शिक्षा पद्धति तथा सारा उपक्रम जो अंग्रेजी राज्य में प्रचलित था उस परिस्थिति के प्रकाश में विचार करें और जो कुछ परिवर्तन आवश्यक जचे उसे अमल में लाएं। आपको डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।